चलिए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं सेल के बारे में जानकारी। ठीक है, कल हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, है ना। सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पार्ट 2 में क्या सेल किस किस टाइप से होते हैं, किस किस तरीके से करके काम करता है, इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है और वो किस तरीके से करके वर्क करता है। चलिए इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू आगे आज करते हैं। आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि प्लांट्स जो होते हैं उसमें सेल में क्या होता है, सेल का जो आउटर लेयर होता है, इट मीन्स कोशिका का जो बाहरी सतह होता है उसके ऊपर क्या होता है, सेलुलोज का एक लेयर होता है ना। सेलुलोज की एक परत चढ़ी हुई होती है ना। और जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं, इट मीन्स आइदर वो ह्यूमन का हो यानी कि मानव का हो या फिर जानवरों का हो, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, अलग से उसके ऊपर सेलुलोज का एक लेयर भी होता है। ठीक है, चलिए मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर समझाया था। सेल के स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि हमने देखा था गाल्जी बॉडी, हमने देखा था न्यूक्लियस के बारे में, है ना, यानी कि गाल्जी का उपकरण, फिर हमने देखा था सेंट्रोसोम, फिर हमने देखा था लाइसोसोम। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था। चलिए तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन सेल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है, या फिर प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है ना, तो उन सब चीज़ों को आपस में अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से करके होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, प्लांट सेल को बताइएगा, बोलते जाइए हमारे साथ में। तो इसे बोलते हैं पादप कोशिका। क्या बोला जाता है, पादप कोशिका। इट मीन्स पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसे प्लांट सेल कहा जाता है। अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर हम लिख लेते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब कि जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, है ना, ये वेन डायग्राम के थ्रू मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट होगा, इट मीन्स इस कर्व लाइन से राइट साइड में वो सब हमारे प्लांट सेल के बारे में बताया हुआ होगा। ठीक है, इस तरफ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एनिमल सेल के बारे में बताया हुआ होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ बिकॉज स्पेस काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए चलिए ध्यान से देखिएगा, एनिमल सेल में क्या क्या होता है, प्लांट सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट सेल में तो क्या होता है, सबसे पहले बताइए जल्दी से। तो हमें पता है कि प्लांट सेल में सबसे ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल होता है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात याद रखिएगा, कोशिका के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। ये किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है ना। ये सेलुलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल। क्या करता है ये, प्लांट्स में क्या काम होता है सेल वॉल का, बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों के काफ़ी हद तक हेल्प करता है। किस चीज़ में, उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट मीन्स उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता का अर्थ ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा का टहनी है, उसको आपने झुका दिया और वो क्या हो जाएगा, वापस से अपनी जगह पे वापस ऊपर उठ के खड़ा हो जाता है ना। और ये चीज़ आपको बांस के पौधे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता होगा ना। बांस का जो पेड़ होता है उसको हम क्या करते हैं, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा घास है, वो हम क्या करते हैं, उसको झुका देते हैं और वो वापस से अपनी जगह पे ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वो किसकी वजह से चला जाता है, सेल वॉल की वजह से चला जाता है कि नहीं। पेड़ पौधे के ऊपर, पेड़ पौधे का जो सेल होता है उसके ऊपर डबल लेयर प्रोटेक्शन होता है, मतलब दोहरी सुरक्षा परत बनी हुई होती है। जबकि एनिमल सेल होते हैं इसके ऊपर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इस तरीके से करके इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो होता है ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है, इट मीन्स, और दूसरा उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट मीन्स यांत्रिक सहायता प्रदान करता है सेल वॉल। इसके अलावा और प्लांट सेल में क्या अलग होता है, तो याद रखिएगा, इसके अलावा दूसरा होता है प्लास्टिड। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए, इसे हम हिंदी में बोलते हैं रंजक। इट मीन्स पिगमेंट प्रोवाइड कराता है ये क्या प्रोवाइड करता है, पिगमेंट्स ऑफ कलर, मतलब रंग जो होता है वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। कौन सा, प्लास्टिड। ठीक है ना। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रंजक, या फिर इसी का एक और नाम है लवक। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये प्लास्टिड जो होता है ये क्या कहलाता है, लवक कहलाता है। कितने टाइप का प्लास्टिड होता है, तो याद रखिएगा ये जनरली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का प्लास्टिड होता है,
तो याद रखिएगा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बताइएगा। तो सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है बताइएगा। तो तीसरे नंबर पर होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है। तो 3 तरीके का हमारे पास में होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कट नहीं रहा ना, चलिए ठीक है। अब ये काम क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है यानी कि लवक जो होता है, इसका काम क्या होता है। तो याद रखिएगा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है, 1 मिनट में इसको दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि लीव्स, यानी कि पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है बताइएगा। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट कौन से हिस्से को कलर प्रोवाइड कराता है। तो याद रखिएगा ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, मतलब क्या हो गया कि फूल और पत्ती, सॉरी फूल और फल, इन सबको क्या करता है कलर प्रोवाइड कराता है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ पौधे जो होते हैं उसमें कुछ अलग कलर के फूल होते हैं, कहीं येलो होता है, कहीं ऑरेंज होता है, कहीं रेड होता है ना। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट्स का भी कलर अलग अलग होता है ना, जैसे मैंगो होता है, कुछ मैंगो जो होता है पक जाएगा इवन वो ग्रीन कलर का ही दिखता है, कुछ येलो कलर का आ जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से करके हमारे फ्रूट्स, एप्पल हो गया उसका कलर अलग होता है। फिर अगर हम पपाया की बात करते हैं, पपीते की बात करते हैं तो उसका कलर अलग रहता है। तो ये सारा का सारा कलर जो होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रोमोप्लास्ट कराता है, ठीक है। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है बताइएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है सीड्स में, ठीक है, सीड्स को कलर प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स किस चीज़ को, बीज को, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या कराएगा, बीज को रंग देने का काम करता है। इसके अलावा ये फूड को भी स्टोर करके रखता है, याद रखिएगा ये प्रोटीन को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है, सीड्स के पास में। चलिए तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और प्लास्टिड भी क्या होता है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, इसके अलावा और ये कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्लोरोप्लास्ट PLAST, चलिए ठीक है, किनारे तक चला गया हो, मुझे तो लग रहा था कट रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया, ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है, याद रखिएगा हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। और जो दोनों में होता है उसको हम बीच में अभी लिखने वाले हैं, क्लियर है। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं, जो किस में नहीं होता है बताइएगा, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो होता है सिलिया, ठीक है। सिलिया जो होता है इसका हिंदी में भी नाम सिलिया ही होता है, ठीक है ना। तो ये सिलिया जो होता है ये क्या होता है, ये एनिमल सेल में होता है बट ये प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है फ्लैजिला। फ्लैजिला भी जो होता है वो भी क्या होता है, एनिमल सेल में होता है बट वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, लाइसोसोम। बताइएगा जरा लाइसोसोम क्या काम करता था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लाइसोसोम का क्या काम है। कमेंट्स कीजिए जल्दी से मुझे, लाइसोसोम का क्या काम है। ये भी क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है बताइएगा। तो ये जो होता है ये एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिका के अंदर में 3 पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो कि प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है। और वो कौन कौन सा था, सिलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम का काम होता है, बताइएगा जो डेड इन्फेक्टेड है ना, इस तरीके के जो सेल्स होते हैं, मतलब जो मरा हुआ कोशिका होता है या फिर कोई इन्फेक्टेड कोशिका होता है यानी कि संक्रमित कोशिका होता है, उसको क्या करता है ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि उसको क्या करता है डाइजेस्ट करके फिनिश करता है, ये काम होता है लाइसोसोम का। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं। लाइसोसोम का जो होता है यही काम होता है, ठीक है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। चलिए तो ये
तीन चीज़ें थी जो कि किस में पाई जाती है, सिलिया में, फ्लैजिला और लाइसोसोम जो होता है, ये सब एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन ये सब प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, 3 टाइप का प्लास्टिड होता है, ये सब जो होता है ये सब हमारे प्लांट सेल में पाया जाता है, बट ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे जो कि दोनों में पाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास में, मैं इसका शॉर्ट नेम लिख देता हूँ, जगह कम है, तो सबसे पहले याद रखिएगा न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा केंद्रक है, ठीक है, मैं यहाँ पर डिटेल लिख देता हूँ, एन है ना, एन से मैंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, एन न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है, केंद्रक याद रखिएगा। ये हमने एन से किसको रिप्रेजेंट किया है, केंद्रक को। ये जो होता है ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। मतलब क्या कि जैसा सेल जो होता है एनिमल में पाया जाता है, सेम टू सेम वैसा ही प्लांट में पाया जाता है, सिर्फ कुछ उसके जो अंदर में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, बचा हुआ जो होता है सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो प्लांट सेल होता है यानी कि पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है जिसको पादप कोशिका बोलते हैं, उसके ऊपर से सेलुलोज का एक लेयर चढ़ा हुआ होता है कि नहीं, और ये सेलुलोज का जो एक लेयर चढ़ा हुआ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो न्यूक्लियस के बाद फिर दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है बताइएगा, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब याद रखिएगा प्लांट चाहे कैसा भी हो, है ना, एनिमल चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, या फिर प्लांट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत सबको होती है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत किससे होती है, सबको होती है ना। हिंदी में भी इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया बताइएगा, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इट मीन्स ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। कहाँ से ऊर्जा, जो हमारे सेल को जो ऊर्जा मिलेगा, सेल को जो ग्लूकोज मिलेगा, तो ये क्या करेगा, सेल के पास ऑक्सीजन भी आएगा और ग्लूकोज भी आएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को ले लेगा सबसे पहले और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी को बनाएगा। इट मीन्स वो क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं, उससे ग्लूकोज का डाइजेस्ट करके और उसे क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ना। इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, शरीर में हमारे सेल के अंदर में ऊर्जा को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है और ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाया जाता है। याद रखिएगा आपसे पूछ देगा सवाल कि लाइसोसोम जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात यही कहूँगा कि आप एक नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ में, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आप एक पेज पर भी लिख करके 2 दिन 4 दिन पढ़ लेते हो, है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम नए नए वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको बहुत सारी जानकारी हो, आपका नॉलेज बहुत सारा अपडेट होता रहे, है कि नहीं, और आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठो तो वहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सको, है ना। चलिए, तो सेल का आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना। सेल एक्चुअली बहुत बहुत डीपली स्ट्रक्चर है इसका, बहुत सारी चीज़ें इस सेल के अंदर में है ना। हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए, तो न्यूक्लियस समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको पीएम या फिर सीएम लिख दे रहा हूँ मैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन इसे हम क्या बोलते हैं, सीएम लिख दिया है मैंने, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। झिल्ली का मतलब क्या हो गया, पतला सा लेयर है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, पतला सा लेयर है, ठीक है ना। ये भी एनिमल और प्लांट दोनों टाइप के सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन हमारे पास हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और फिर जाकर के क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने क्या बोला था, अंतःप्रद्रवयी जालिका, है ना। ईआर से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था लास्ट क्लास में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका, ठीक है।
लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो क्या होता है, वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बताइएगा? पहला होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। इट मीन्स एक होता है चिकनी और एक होती है खुरदुरी। खुरदुरी या फिर उसी का एक और नाम क्या है, दानेदार। तो ये करता क्या है बताइएगा? तो हमारा जो स्मूथ वाला जो था, स्मूथ वाला जो हमारा था, वो क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी में फैट बनाने का काम करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जिसको हमने बोला था खुरदुरी या फिर दानेदार प्रद्रव्य जालिका, वो क्या करती है, वो बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम जो होता है वो हमारा ER का होता है। ठीक है, तो ये भी किस में पाया जाता है, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों तरीके के सेल में पाया जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब होगा तो पक्की बात है कि राइबोसोम तो होगा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि काम तो किसका है, काम जो होता है वो राइबोसोम का ही होता है कि नहीं। तो R से मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, राइबोसोम। क्लियर है। तो ये राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना। उसके बाद और भी क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा और पाया जाता है जीबी। जीबी क्या था बताइएगा जल्दी से, जीबी नीचे स्पेस है ना, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जीबी का मतलब हो जाता है गोल्जी बॉडी, या फिर इसी को गोल्जी ऑपरेटर्स बोलते हैं, है ना। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम हो गया, गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी उपकरण। ये क्या करता है बताइएगा जल्दी से, गाल्जी बॉडी लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, गाल्जी बॉडी का क्या काम होता है। तो याद रखिएगा गाल्जी बॉडी जो होता है वो भोजन को ट्रांसफर करने का काम करता है, भोजन को नहीं, भोजन से मिले हुए एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखोगे कि अगर हम कोई काम कंटिन्यूस लंबे समय तक करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारा हाथ जो होता है ना, ये कंटिन्यूस वर्क कर रहा है। तो ये जो हमारा हाथ है ये कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाथ का सेल का जो एनर्जी होगा वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक बात बता स्टूडेंट्स, अगर ये हाथ का एनर्जी अगर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा तो ऐसा भी तो होगा ना कि 5-10 मिनट बाद हमारा हाथ जो होगा वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन आपने रियलाइज़ किया होगा कि काफ़ी देर तक हम इससे काम कर लेते हैं, है कि नहीं। क्लियर। तो हम इतना ज़्यादा देर तक काम क्यों कर लेते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, कहाँ से आ रहा है सेल के पास एनर्जी। तो याद रखिएगा हमारे सेल के पास जो एनर्जी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे सेल के पास जो एनर्जी आ रहा है वो बचे हुए आस पड़ोस के सेल में से आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बाल्टी में से एक मग पानी निकालो तो कैसे चारों साइड से पानी जो होता है उस जगह को भरने के लिए पहुंच जाता है। तो वैसे ही हमारा हाथ अगर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है तो बचे हुए ऑर्गन्स के पास से क्या होता है, एनर्जी हाथ के पास आना शुरू हो जाता है। कोई एक ऐसा है जो कि डेली सुबह दौड़ने के लिए जाता है कि नहीं, घूमने के लिए जाता है। तो जब ऐसे लोग दौड़ने या घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उनका पैर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और जब उनका पैर बहुत ज़्यादा वर्क करता है तो उस दौरान क्या होता है पता है, उसके पैरों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो यही गाल्जी बॉडी जो होता है सेल के अंदर वो क्या करता है, वो एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, यहाँ से वहाँ तक, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, यहाँ से वहाँ एनर्जी को भेजने का काम करता है ना। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी का गाल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। क्लियर है। उसे एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में करने का काम जो होता है वो कौन करता है, वो गाल्जी बॉडी करता है। बात समझ में आया कि नहीं। क्या होता है, जिस सेल में प्रॉब्लम हुआ, जिस सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, उसके बगल वाले सेल से क्या होता है, उस सेल के पास एनर्जी आता है, उसके बगल वाले से उसके पास आता है, और इस तरीके से कर करके वो, है ना, ट्रांसपोर्ट होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, जिस सेल में उसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है उस जगह पर पहुँच जाता है। तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, या फिर ये क्या है हमारे पास में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर हमारे पास में ये क्या है, राइबोसोम है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में ही राइबोसोम है, या फिर हमारे जो गाल्जी बॉडी होता है ये क्या होता है, ये दोनों के हिस्से में है। इट मीन्स ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लस प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन सेल वॉल जो होता है, प्लास्टिड होता है, ये सब क्या होता है, ये सब सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है ना। सिलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार जरा इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर मैं इसको इरेज करके फिर जा करके हम आगे और बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए जरा एक बार। चलिए आइए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा एक बात और, मैंने इन सब का आपको यूज पहले भी बता दिया है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ सेल। मतलब कोशिका क्या क्या कहा जाता है इसको,
दिमाग कहा जाता है कि नहीं। ये जो होता है ये क्या कहलाता है, कोशिका का दिमाग, क्योंकि सेल के ऊपर जितना भी कंट्रोलिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। अच्छा, एक बात आपको पता ही होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्चुअली है ना, ये क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ गिने चुने पदार्थ को ही सेल जो होता है वो बाहर जाने देता है या फिर बाहर से अंदर आने देता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, या फिर इसी का एक और नाम होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। मतलब क्या कि जिस चीज़ को ज़रूरत होगा, इसको जो चीज़ चाहिए होगी उसी को ये अंदर आने देगा, और जो चीज़ें नहीं चाहिए होगी उसको ये क्या करेगा, बाहर रोक देगा। चलिए, तो ये हमारे पास था, है ना। फिर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो क्या करता है, सेल के अंदर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, इट मीन्स ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमने क्या किया, हमने सांस लिया, तो सांस लिया तो क्या हो गया, हमारे फेफड़े से हवा जो है वो अंदर की तरफ गई। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि हमारे फेफड़े से हवा जो है वो अंदर की तरफ गई, हमारे फेफड़े में पहुंची, ठीक है, और फेफड़े से ऑक्सीजन जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा और वो शरीर के सारे हिस्सों में विद द हेल्प ऑफ ब्लड, है ना, वो ब्लड की सहायता से जो होगा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब उस ऑक्सीजन का होगा क्या, वो जाकर के सेल में क्या करेगा, तो ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ में ब्लड में ग्लूकोज की भी मात्रा रहेगी, यानी कि हमने जो खाना पीना खाया उससे जो हमारे को एनर्जी मिला वो क्या हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड में मिक्स होकर के, और वो भी हमारे सेल के पास पहुँचेगा। जब वो सेल के पास पहुँचेगा तो आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर हमें खाना बनाना होता है तो लोग राशन पानी भी लेकर के जाते हैं कहीं, है ना, टेंट वगैरह लगा रखा होगा, कहीं कोई कैंप लगता है तो लोग राशन पानी लेकर के जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में गैस का सिलेंडर भी लेकर के जाते हैं या फिर जलावन भी लेके जाते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज तो हमारे सेल के पास पहुंच ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, उसी ऑक्सीजन का यूज करके वो उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और उसी ग्लूकोज से क्या करेगा, वो एनर्जी पैदा करेगा, इट मीन्स ऊर्जा को पैदा करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो ये कोशिका के अंदर में श्वसन का प्रोसेस करता है, इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या कहलाता है, वो इंटरनल रिस्पायरेशन प्रोसेस करने में हेल्प करता है, इट मीन्स आंतरिक श्वसन भी करता है ना। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन जो होता है वो आंतरिक श्वसन करता है, तो याद रखिएगा ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया, इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, है ना। ये तीनों चीजों को हमने देख लिया। अब समझिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था सर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताइएगा। तो इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। ये क्या करता है, फैट और प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ में इसका एक काम और भी है, और वो क्या है, वो ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए किसी ये हमारा हाथ है, अगर इसे हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप प्रेस करोगे फिर छोड़ोगे वो वापस से अपने पोजीशन में आ जाएगा, है ना। एक छोटा बच्चा होता है जिसके गालों को हम पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हैं और फिर वापस से हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसका गाल जो होता है वो अपने पोजीशन में वापस आ जाता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि हमने किसी का गाल ऐसे करके खींचा और पता चल रहा है कि वो खींचा ही रह गया, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, पता चल रहा है कोई किसी का गाल खींच के टेढ़ा मेढ़ा कर देता है कि नहीं। तो क्या होता है, वहां पर हमने उसके छोटे बच्चे का गाल खींचा और वापस से छोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो अपने पोजीशन में वापस चला गया, ठीक है ना। तो वो अपने पोजीशन में चला गया, क्यों चला गया, वो चला गया ईआर की वजह से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। ये क्या करता है, सेल के उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है ना। राइबोसोम उसके अंदर में होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। गाल्जी बॉडी जो होता है वो एनर्जी को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं सेल के बारे में थोड़ी सी और बातें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को ना, अगर आप एक पेपर में नोट डाउन करके और पढ़ते रहोगे ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे तो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको जब आपको लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो आप उसको एक दो बार और देख लीजिए बैक करके, है कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको, इस वीडियो का जो लिंक है उसको सर्कुलेट कीजिए, ठीक है ना। वो क्या होगा, वो आपके लिए भी ठीक रहेगा, आपके फ्रेंड्स के लिए भी ठीक रहेगा, उनको भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ सेल के बारे में एक बार और। सेल कितने टाइप का होता है,
तो सेल जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। कौन कौन सा बताया था जल्दी से बताइएगा। पहला तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक, हिंदी में भी इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, और ये क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि कोशिका। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद रखने का सिंपल सा तरीका, प्रोकैरियोटिक जो सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उन सब में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, इन सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं उस समय यूकैरियोटिक होता है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। याद रखने का मैंने आपको तरीका भी बताया था कि यूकैरियोटिक को कैसे याद रखेंगे। हम किसी को भी बुलाते हैं यू कम हियर, किसको बुलाते हैं हम जनरली, बताइए। हम किसी और ह्यूमन को बुलाते हैं, किसी और इंसान को बुलाते हैं, किसी और मानव को बुलाते हैं, है ना, किसी और अपने फ्रेंड सर्कल में से किसी को बुलाते हैं, तो बोलते हैं ना यू कम हेयर, यू एंड यू ऑल्सो कम हेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूकैरियोटिक सेल हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया, उन सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। हमने बहुत सारे पेट्स रख रखे हैं, पालतू जानवर रख रखे हैं, उसको भी बोलते हैं यू कम हेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। याद रखने का सिंपल सा तरीका। अब जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सबको तो हम बुलाएंगे नहीं, है कि नहीं। वायरस को तो नहीं बोलेंगे यू कम हेयर, बैक्टीरिया को नहीं बोलेंगे, अमीबा है उसको तो हम नहीं बोलेंगे यू कम हेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक जितने भी जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। क्लियर है। तो इसके ग्रुप में कौन कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा, इसमें आ जाएगा वायरस या फिर बैक्टीरिया, है ना, जितने भी होते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कोरोना था, है कि नहीं। तो कोरोना जो वायरस था, और या फिर जो हम दही वगैरह रखते हैं जमने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी बैक्टीरिया होता है ना। और आपने देखा होगा कुछ ही देर में बढ़ जाता है वो। इसका मतलब एक बात हमको समझ में आ गया, क्या पता है, कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, समय कम लगता है ना। मतलब क्या हो गया, सेल डिवीजन होने में समय कम लगता है ना। और संख्या जो होती है उनकी वो कैसी होती है, तेजी से बढ़ती है। याद रखिएगा, ये दो क्वालिटी होता है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपने देखा कि सेल डिवीजन में समय कम लगता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेल डिवीजन में टाइम अधिक लगता है, और प्लस इनकी संख्या जो होती है धीरे धीरे बढ़ती है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी होते हैं जिनके अंदर में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, उन सब में सेल डिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाता है, जिससे उनकी संख्या जो होती है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा कि कोरोना बड़ी जल्दी से पूरे, पहले तो धीरे धीरे करके चाइना से शुरू हुआ, 2-4-5 देशों में बढ़ा, फिर धीरे धीरे करके भारत में आया, और इस तरीके से करते करते पूरी दुनिया पर उसने अपना कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये हो गया क्या कि उसका जो सेल है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होकर के और उसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर दही को अगर हम जमने के लिए रखते हैं ना, हम थोड़ा सा दूध ले लेते हैं हल्का गर्म, और उसमें हम क्या करते हैं, दही को डाल देते हैं, तो 6 से 8 घंटे में ही वो क्या हो जाता है, पूरे दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। क्यों, क्योंकि उनकी संख्या क्या हो जाएगी, तेज़ी से बढ़ेगी। बात समझ में आया नहीं। और उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है तो 6 से 8 घंटे के अंदर में उसने पूरे दूध को दही में बदल दिया। मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाते हुए तेज़ी से, और अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा करके, और हमको अलग से नज़र आने लगता है क्या, दही नज़र आने लगता है वो। यूकैरियोटिक सेल डिवीजन जो होता है इसमें बहुत धीरे धीरे करके सेल डिवाइड होता है।
और इससे क्या होता है, इनकी संख्या जो होती है बहुत ही धीरे धीरे करके बढ़ती है। जैसे प्लांट्स हो गया है ना, इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे। याद रखिएगा एनिमल्स कौन से, जंतु तो ये भी है, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, वो बड़े साइज का है कि नहीं, जो पूरी तरीके से डेवलप होंगे। इसके इनका जो बॉडी होगा वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होगा, है कि नहीं, और ये जो होगा वो नॉन डेवलप्ड होगा, मतलब ये पूरी तरीके से अविकसित होंगे। और ये कैसे होंगे, ये सब जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे, विकसित होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से करके हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और वो किस किस तरीके से किन किन जीवों के शरीर में पाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कन्फ्यूजन होता है, इसको आप बढ़िया से देख करके समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, यहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक जो होता है डेवलप्ड सेल होता है, एक होता है वो नॉन डेवलप्ड सेल होता है। जो नॉन डेवलप्ड सेल होता है वही अपनी संख्या को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा लेता है, और जो डेवलप्ड सेल होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। चलिए तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। आप सबने देखा कि ये हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या होता है, हमारे पास में सेल होता है, ठीक है। और एक मिनट में इसे बीच में बना देता हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारे पास में सेल होता है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, राइट। इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इट मीन्स इसे हम बोलेंगे केंद्रक, ठीक है। और इसके अंदर में भी लिक्विड होता है, और इसके अंदर में भी बहुत सारा लिक्विड होता है। याद रखिएगा, लोग बोलते हैं ना कि सेव वाटर सेव लाइफ, वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसा करके लोग बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें 80% पानी होता है। हमारा जो ये सेल होता है, हमारे सेल में क्या होता है, 80% पानी होता है। और अगर हम पानी कम पीते हैं ना, तो हमारे सेल में से धीरे धीरे करके पानी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं दिन भर में, तो हमारे पसीने के जरिए, बहुत सारी चीज़ों के जरिए पानी जो होता है वो रिलीज होता रहता है, और धीरे धीरे करके परसेंटेज ऑफ वाटर इसमें डाउन होना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर ये एक लिमिट से कम हो जाएगा तो इंसान की मौत तक हो सकती है, ठीक है। और ये पानी करता क्या है, तो पानी जो होता है, हम जो पानी पीते हैं वो क्या करता है, उस सेल में वाटर लेवल को बना करके रखता है। दूसरा चीज़, हमारे बॉडी में से पॉइजन को भी ख़त्म करने का काम करता है, इसलिए पानी जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है कोशिका के अंदर जो द्रव है इस वाले लिक्विड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और कोशिका का अध्ययन, क्या, कोशिका का अध्ययन जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बताइएगा जरा। साइटो वर्ड से ही बना है, क्या बनेगा वो, साइटोलॉजी, ठीक है, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, क्या कहलाया जाएगा ये, साइटोलॉजी, ठीक है। तो इस सेल के अंदर में जो वाटर होगा ना, ये जो लिक्विड भरा हुआ होगा इसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव, क्या बोलेंगे इसे, कोशिका द्रव, ठीक है। और एक आपने देखा कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर में भी लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में भी एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों को मिलाकर के, क्योंकि हमारे सेल के स्ट्रक्चर में तो दोनों शामिल हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर के जो कंबाइंड फॉर्म कहा जाता है, इट मीन्स हमारा जो साइटोप्लाज्म हो गया और प्लस न्यूक्लियस जो हो गया, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसे हिंदी में हम बोलते हैं
जीव द्रव्य। समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ये जीव का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये सेल का पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों से मिल करके बना हुआ है ना। और ये ठीक बढ़िया तरीके से, क्यों इसके अंदर में लिक्विड क्यों है, इसके अंदर में लिक्विड क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम मूव करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम दौड़ते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो हमारे सेल्स में अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे पार्ट्स जो हैं इसके वो सब क्या हो जाएंगे, आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए नेचर ने जिसको बनाया है वो इस तरीके से करके बनाया कि मूवमेंट भी होगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, अपने पोजिशन में बने रह जाएंगे, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस मिलकर के क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म, इट मीन्स कोशिका द्रव्य, और प्लस केंद्रक द्रव्य, दोनों मिलकर के क्या बना देता है, जीव द्रव्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपको इस सामान डब्बे में अगर आप पैक करके रखते हो, अगर उसमें खाली स्पेस रह जाता है उस डब्बे के अंदर में, तो आप क्या करते हैं, साइड से कोई पुराना सामान उसमें भर देते हो, है ना। कोई जब हम पैकिंग वैकिंग करके सामान को कहीं दूर भेजते हैं तो, है ना, गत्ता भर देते हैं उसमें, या थर्मोकोल भर दिया जाता है, टीवी वगैरह पैक होकर आता है तो थर्मोकोल भर दिया जाता है ना। थर्मोकोल का पैकेजिंग रहता है साइड से, वाई बिकॉज ऐसा नहीं हो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो आपस में एक दूसरे से टकराए और पता चल रहा है कि उसका पार्ट्स जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो सेम टू सेम वैसे ही हमारे सेल का स्ट्रक्चर होता है ना। ऐसा नहीं हो कि आदमी दौड़ना शुरू करे तो पता चल रहा है कि केंद्रक जो है वो आकर के इस कोशिका द्रव्य से, कोशिका झिल्ली से टकरा गया है ना, और इसमें से बाहर निकल गया, या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, ये सब का सब प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड रहता है। जैसे कि डब्बे में अगर आप कोई 8-10 कोई छोटे छोटे सामान रख लोगे और उस डब्बे को अगर आप लेकर के दौड़ोगे, अगर वो टीन का डब्बा होता है तो रास्ते भर आवाज़ करता हुआ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही इस तरीके का स्ट्रक्चर सेल का होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो सेल होता है इसके अंदर में जो न्यूक्लिक होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर में एक एसिड भी पाया जाता है, यानी कि एक अम्ल होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। और ये दो टाइप में बटा हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड, दो टाइप का होता है। किस किस टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आ जाता हूँ वापस से डीएनए पर, ठीक है। समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ अभी हम डीएनए के बारे में डीपली नहीं पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए के बारे में जस्ट हम एक शॉर्ट नॉलेज ले रहे हैं, छोटी सी जानकारी ले रहे हैं, बिकॉज ये भी हमारे एक सेल का हिस्सा है ना। जब हम डीएनए पे जाएंगे, जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर के क्या हो जाएगा, हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना करके, आरएनए का स्ट्रक्चर बना करके और उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे पास डीएनए हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है ना। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रेन होता है। आपने देखा भी होगा डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से करके होता है, इस तरीके से करके, है ना। और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सिंगल स्ट्रेन होता है, इस तरीके से करके होता है, वो सिंगल स्ट्रेन होता है। ये कैसा होता है, डबल स्ट्रेन होता है ना। ये कैसा हो जाता है, डबल स्ट्रेन होता है, ठीक है। और ये जिस जगह पे जुड़ा हुआ रहता है ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और ये इसके अंदर में, है ना, क्या क्या होता है, इसके अंदर में एडेनिन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एडेनिन के साथ साथ में क्या होता है बताइएगा, थाइमिन होता है ना। थाइमिन होता है, एडेनिन होता है और थाइमिन होता है। ये दोनों एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो याद रखिएगा ये बराबर का निशान नहीं लगाया है मैंने, ये मैंने डबल बॉन्ड दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है। फिर जाकर के हमारे पास में गुआनिन होता है, ठीक है। और फिर जाकर के क्या होता है हमारे पास में, हमारा गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए और साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है ना। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका AT और GC क्या रहेगा, AT और GC, क्लियर है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में याद रखिएगा, यहाँ पर थाइमिन की जगह पे क्या होता है, हमारे पास में यूरेसिल होता है, किसमें, आरएनए में। इट मीन्स एडेनिन रहेगा। फिर जाकर के क्या हो जाता है, एडेनिन जो होता है वो यहाँ पर किससे, थाइमिन से नहीं जुड़ करके किससे जुड़ जाता है, यूरेसिल से जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर जाकर के गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा आपको, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है ना। A फॉर एडेनिन, ठीक है,
G for guanine, C for cytosine, है ना, और T फॉर थाइमिन, और एक बच जाता है जो आरएनए में है, यूरासिल। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब जो है ना, ये हमारे डीएनए और आरएनए का पार्ट है। एक बात याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, डीएनए को कभी कभी हमारी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम उसको आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, और आरएनए को फिर हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अगर हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक बात बताइए, दोनों के स्ट्रक्चर को देखिए क्या समझ में आ रहा है कि इसमें से थाइमिन को हटा देना है, इसमें से किसको हटा देना है, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ, इसमें से हमको क्या करना है, थाइमिन को हटा देना है। ठीक है, क्लियर है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से थाइमिन को अगर हटा करके और यूरासिल को जोड़ देना है, याद रखिएगा, तो आरएनए में कन्वर्ट हो गया। और अगर आरएनए को वापस से डीएनए में कन्वर्ट करना है, आरएनए को फिर से किस में कन्वर्ट करना है, डीएनए में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा फिर से हम यूरासिल को हटा करके और वापस से जिसको हमने हटाया था पहले, थाइमिन को हटाया था, थाइमिन को इसमें जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये वापस से डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, हम एडेनिन, है ना, एडेनिन सॉरी थाइमिन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यूरासिल का इस्तेमाल करके हम किस में बदल सकते हैं, इसको बताइएगा, यूरासिल का इस्तेमाल करके हम किस में बदल सकते हैं, हम डीएनए को आरएनए में बदल सकते हैं। थाइमिन को हटा देना है और प्लस यानी कि थाइमिन को माइनस कर देना है, एक मिनट, थाइमिन को माइनस कर देना है और यूरासिल को इसमें जोड़ देना है। और जब हमको आरएनए को वापस से डीएनए में बदलना है तो यूरासिल को हटा देना है और थाइमिन को वापस से जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि ये हमारे सेल में होता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जब हम डीएनए आरएनए में चलेंगे तब मैं आपको और बढ़िया से समझाऊंगा। तो इस तरीके से करके सेल का जो हमारा पार्ट होता है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा एक बात और, जाने से पहले, ये डीएनए जो होता है ना, इसको बोला जाता है अनुवांशिक गुणों का वाहक, है ना। इट मीन्स ये क्या करता है, पेरेंटल कैरेक्टर को उसके चाइल्ड में डिराइव करने का काम करता है, यानी कि माता पिता के गुणों को बच्चों में पहुंचाने का काम करता है, जिसमें से पेरेंटल इट मीन्स पिता के गुण को बच्चों में पहुंचाने का काम करता है। पिता के गुण को ही क्यों पहुंचाता है, ये भी हम देखेंगे जब हम डीएनए में बहुत डीपली पढ़ेंगे, तब जा करके हमको इसकी जानकारी मिलेगी। आप सिर्फ इतने याद रखिएगा कि पेरेंटल कैरेक्टर यानी कि अनुवांशिक गुण को क्या करता है, ये पेरेंट से बच्चे में भेजने का काम करता है। अब ये अनुवांशिक गुण क्या होता है, जैसा पेरेंट्स का गुण होगा वैसा ही बच्चे का गुण होगा, है कि नहीं। अब पेरेंट्स का गुण होगा मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हाँ पेरेंट्स जो है प्राइम मिनिस्टर है तो बच्चा भी जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, है कि नहीं। वो पेरेंटल कैरेक्टर नहीं हुआ, याद रखिएगा। पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ किसी के पिताजी अगर सरकारी ऑफिस में वर्कर है या फिर कोई बड़े ऑफिसर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, डीएम है, तो पता चल रहा है क्या कि उनका बच्चा भी डीएम हो गया, है ना। तो ये पेरेंटल कैरेक्टर नहीं होता है। पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब होता है कि याद रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाँ पेरेंट्स के अगर हाथ पैर हैं जिस तरीके से करके हैं, बच्चे के भी वैसे ही होते हैं, है कि नहीं। जो उनका खुद का नेचर का दिया हुआ गुण होता है हम उसकी बात करते हैं। वैसा भी नहीं होगा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, उनका हाथ बहुत स्ट्रांग हो चुका है तो पता चल रहा है कि बच्चे का भी हाथ उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वो तो अपनी अपनी मेहनत की बात है, वो तो दुनिया में आने के बाद उन्होंने इस तरीके से करके किया, ठीक है। तो पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब समझ में आया ना, अनुवांशिक गुण का मतलब कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही, जैसे रंग रूप आकार, है ना, कलर, ये सब जो होता है ज़्यादातर पेरेंट्स की तरह बच्चों का जो मैच करता है वो कहलाता है अनुवांशिक गुण, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप सोच लेना कि हाँ चलो किसी के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बच्चा जो होगा उनका वो भी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट जॉब में होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट जॉब में तभी हम हो सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके और आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेल का मैं ये क्लास यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उत्तक के बारे में। चलिए ठीक है, तो यहीं क्लास फिनिश करते हैं। कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।